गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और अपनी सीक्वेंस पे आते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A में आता है उसके ऊपर डिफरेंट रेट से टैक्स लगेगा, जो कि होगा हमारा 15%, राइट। उसके अलावा हमने विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेसेस, बैटिंग, इन सब के बारे में भी डिस्कशन किया था कि इनके ऊपर जो टैक्स लगता है दैट इज़ एट द रेट ऑफ 30%, जो कि नॉर्मल रेट से डिफरेंट है, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था टैक्स ऑन डिविडेंड। नेक्स्ट जो हमारी इनकम थी जिस पर डिफरेंट रेट से टैक्स लगता था वो था टैक्स ऑन डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज, जिसके बारे में हमने बताया था कि ये कुछ लोग हैं जिनको कोई भी डिविडेंड पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती, बट ऑल रेजिडेंट पर्सनस को देने की ज़रूरत होती है एक्सेप्ट दीज 3, राइट। जो भी 3 टाइप के हम देख रहे हैं। और जो डिविडेंड पर टैक्सेशन का रेट था वो 10% था। अगर हमारा 10 लाख रुपए से डिविडेंड हमें ज़्यादा मिलता है देन हमें 10% के रेट से टैक्स देना होगा। फिर था टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ कार्बन क्रेडिट। तो कार्बन क्रेडिट के ट्रांसफ़र से भी अगर हमें कोई इनकम जनरेट होती है देन वी हैव टू पे द टैक्स ऑन दैट इनकम एट द रेट ऑफ 10%, राइट। समझ में आया ये बात, ठीक है। और ये सभी एसएससीज के लिए था। तो ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके थे। और एक पॉइंट हमने और भी डिस्कस किया था डीम्ड इनकम का, जिसमें हमने ये जिक्र किया था कि अगर ऐसी कोई भी इनकम है जो आपकी टोटल इनकम का पार्ट बनी हुई है और जो डीम्ड इनकम है, राइट। तो डीम्ड इनकम के ऊपर काफ़ी हैवी रेट है टैक्स का, दैट इज़ 60%। और सरचार्ज उसके ऊपर अलग से 25% के रेट से लगता है। और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो तो सभी इनकम्स पे लगेगा, उसमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इनकम किस टाइप की है। ये पॉइंट्स हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस हुए थे। और अब हम एक हमारा पॉइंट यहाँ पे हमने छोड़ा था लास्ट वीडियो में, उसे हम आज कवर करते हैं, दैट इज़ टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ठीक है। और इसका सेक्शन है 112 एंड 112A। तो अभी हम पहले इसको ध्यान से देखेंगे एंड देन हम एक दो न्यूमेरिकल करके देखेंगे और हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि 2 सेक्शन आपने अभी देखे, 112 और 112A, राइट। तो अभी पहले हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब आपको पता है कि जब भी हम कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करते हैं, सेल करते हैं, और उससे अगर हमें कोई कैपिटल गेन होता है तो दैट इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, राइट। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है उसके ऊपर जो टैक्स का रेट होगा दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल इनकम, राइट। तो अगर हमारी टोटल इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शामिल है तो हम उसके ऊपर नॉर्मल रेट से टैक्स बिल्कुल नहीं लगा सकते, उसके ऊपर एकदम डिफरेंट तरीके से टैक्स लगेगा। 2 सेक्शन जैसे कि मैंने बताए, तो पहले सेक्शन के अंतर्गत मैं बता देती हूँ, इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो या कोई भी अदर पर्सन हो, आपको 20% के रेट से टैक्स देना है। यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर एक तरीके से ऑलमोस्ट सारे ही एसएससीज हैं जिनको 20% के रेट से टैक्स देना है। ये मैंने जो 2 कॉलम बनाए हैं वो सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं, हालांकि रेट जो है दोनों का सेम ही है। इंडिविजुअल एचयूएफ, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो इंडिविजुअल को लेकर है, लेकिन हमें इतना आइडिया होना चाहिए कि नेक्स्ट जब भी हम फर्म के बारे में बात करेंगे या हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बारे में बात करेंगे या हम एचयूएफ पर जाएंगे तो वहाँ पर भी डेफिनेटली इस तरीके के पॉइंट्स फिर से आएंगे। तो हम एक तरीके से उस चीज़ को एडवांस में लेकर चल रहे हैं कि एचयूएफ हो चाहे और कोई भी एसएससी हो, इंडिविजुअल तो है ही, तो हमें 20% से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर फिक्स, मतलब एक फ्लैट रेट है, तो टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है वो है लिस्टेड सिक्योरिटीज़। अभी ये तो हो गई अदर एसेट्स, तो कुछ ऐसी एसेट्स भी हैं जिसको उसने क्लियरली अलग से डिफाइन किया है। लिस्टेड सिक्योरिटीज़, ऐसी सिक्योरिटीज़ जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं, जिनका ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है। तो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ जिसमें यूनिट्स शामिल नहीं होने चाहिए, जैसे यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, राइट, जिसे हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में याद किया था, हमने पढ़ा था। मैं उन्हीं यूनिट्स की बात कर रही हूँ। इस सिक्योरिटी में यूनिट्स शामिल नहीं होने चाहिए। ये और मतलब दूसरी जो भी सिक्योरिटीज़ हैं, चाहे शेयर्स हैं, स्टॉक है, डिवेंचर्स हैं, डिवेंचर स्टॉक है, बॉन्ड्स हैं, ये सारी सिक्योरिटीज़ होगी।
राइट। तो इस तरीके की सिक्योरिटीज़ जो लिस्टेड हैं, या ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स, ठीक है। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स एक तरीके से डेट इंस्ट्रूमेंट है, लोन इंस्ट्रूमेंट से आप कह सकते हो, कि जो बड़े बड़े जो भी कंपनीज़ या कॉर्पोरेट्स या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अपनी पैसे की जो भी उनके पास ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए पब्लिक से जो भी लोन लेते हैं वो बॉन्ड्स की शेप में ले सकते हैं, बॉन्ड्स की फॉर्म में लेते हैं। और एक तरीके से इसके ये एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है पब्लिक के लिए और उन लोगों के लिए पैसा इकट्ठा करने का सोर्स है, ठीक है। तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड को एक्चुअली थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ज़ीरो कूपन बॉन्ड को ज़ीरो कूपन बॉन्ड ही क्यों कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये है कि ये जो बॉन्ड है, इसकी जो फेस वैल्यू है, नॉर्मली क्या होता है, हम दूसरी सिक्योरिटीज़ की अगर हम बात करें तो हमें रेगुलर इंटरवल पर इंटरेस्ट मिलता रहता है, ठीक है। जब तक आप वो सिक्योरिटी आपके पास रहती है, चाहे वो डिवेंचर्स हो या कोई और सिक्योरिटी हो, तो आप उसके ऊपर रेगुलर इंटरवल पर इंटरेस्ट लेते रहते हो कंपनी से या जो भी इंस्टीट्यूशन है। लेकिन ज़ीरो कूपन बॉन्ड पर आपको रेगुलर इंटरवल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। जब हम ज़ीरो कूपन बॉन्ड बाय करते हैं तो हम डिस्काउंट पर हमें मिलता है, और जो उसकी वैल्यू होती है, यानी जो उसकी फेस वैल्यू होती है, वो हमें मैच्योरिटी पे वापस मिलती है। मतलब कहने का ये है कि अगर मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए अगर 100 रुपये का बॉन्ड है, उसके ऊपर 100 रुपये वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन जब आपने उसको ख़रीदा तो वो आपको 50 रुपये में मिला, ठीक है। 100 रुपये उसके ऊपर फेस वैल्यू है एंड आपको मिला वो 50 रुपये में, डिस्काउंट पे मिला है, राइट। तो जब आपका वो बॉन्ड, मान लीजिए 1 साल की मैच्योरिटी है, 1 साल के बाद जब उस बॉन्ड के बदले में आपको क्या मिलेंगे, 100 रुपये मिलेंगे। तो वो 50 ज़्यादा क्यों मिलेंगे? वो 50 ही एक तरीके से उसकी इनकम है, इसीलिए इसके ऊपर रेगुलर इंटरवल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, क्योंकि इसकी जो फेस वैल्यू है वही हमें मैच्योरिटी के टाइम पे मिलती है। हम यहाँ पर सिर्फ इसके बारे में इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा हमें डिटेल की ज़रूरत नहीं है। तो लिस्टेड सिक्योरिटी हो, लेकिन यूनिट्स नहीं होने चाहिए। ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी हो सकते हैं, और भी सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, सभी का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन सिक्योरिटीज़ में बहुत सारी तरह की सिक्योरिटीज़ आती हैं। इसके ऊपर 2 रेट्स हैं, देखो वहाँ पर 20 था, यहाँ पर 10 भी है और 20 भी है, और आपके ऊपर ऑप्शन है विच एवर इज़ लेस, मतलब आप 10% से भी कैलकुलेट करके देख लो और 20 से भी देख लो, ठीक है। अगर आपको जो भी सूट करता है, जिसमें आपको बेनिफिट हो, वो आप ले सकते हो। जैसे 10% कब है? अगर हम कॉस्ट को इंडेक्स नहीं करते हैं। आपको ध्यान होगा, कैपिटल गेन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम जो भी एसेट बेचते हैं उसकी वैल्यू में से हम उस एसेट को ख़रीदने के समय जो अमाउंट दिया था वो हम माइनस करते हैं, तभी हमारा गेन और लॉस आएगा ना। उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम इंडेक्स भी कर सकते हैं और इंडेक्स नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो एक्चुअली ऑप्शन यहाँ पर ये नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से आप इंडेक्स करोगे या नहीं करोगे, ये ऑप्शन नहीं है। इंडेक्स अगर करने का रूल है, वहाँ पे मान लीजिए कोई एसेट 3 साल से ज़्यादा समय के लिए आपके पास है, तो आपको इंडेक्स करना ही होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के एसेट को हम हमेशा इंडेक्स करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म भी है, फिर भी इंडेक्स नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल, अगर डिवेंचर है, डिवेंचर कभी भी इंडेक्स नहीं किए जाते, मैंने क्लियरली लिखा भी हुआ है, डिवेंचर्स को कभी भी इंडेक्स नहीं किया जाता। तो अगर मान लीजिए यहाँ डिवेंचर का ही केस हो, ठीक है, तो डिवेंचर पर आपको कौन सा रेट मिलना चाहिए, कितना टैक्स देना है आपको, वो डिपेंड करता है, क्योंकि डिवेंचर को हम इंडेक्स कर ही नहीं सकते, तो कंपैरिजन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। तो वहाँ पर 10% से हमें टैक्स देना होगा, क्योंकि हम विदाउट इंडेक्सिंग दे रहे हैं, ओके। तो एक बार फिर से बात कर रही हूँ मैं लिस्टेड सिक्योरिटीज़ की। लिस्टेड सिक्योरिटीज़ या ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स जिसमें यूनिट्स नहीं आते, और मतलब यूनिट्स को अलग किया हुआ है, उसके ऊपर 2 तरह के रेट्स हैं, 10% है विदाउट इंडेक्सिंग और 20% है विद इंडेक्सिंग, ठीक है। जो भी दोनों में कम हो, विच एवर इज़ लेस, वो आपको टैक्स देना होगा। लेकिन डिवेंचर्स जैसी चीज़, डिवेंचर्स जो है एक ऐसी सिक्योरिटी है जिसको आप, एक ऐसा लोन इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप इंडेक्स नहीं करते हैं, ठीक है। क्लियर होगी ये बात? ओके। 4th पॉइंट पे आते हैं, अदर इनकम्स। अब अदर इनकम की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये सारी इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा जो इनकम रह गई है, जो नॉर्मल इनकम है, जैसे लॉटरी नहीं होनी चाहिए, या फिर वो इनकम जो स्पेशल इनकम नहीं है, जो नॉर्मल इनकम है, तो उसके ऊपर नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा। और नॉर्मल रेट्स का आपको पता ही है, हमने स्लैब बताए थे, 250 और 3 लाख और 5 लाख जो हमारी एग्जेम्प्टेड इनकम है,
इंडिविजुअल के केस में। और HUF के केस में भी आप 250 तक तो जा ही सकते हैं, 3 लाख, और वो आपके ऊपर लागू नहीं होता है HUF पर, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई हमारी 112, यानी कि अंडर सेक्शन 112 पर लागू होती हैं ये सारी चीज़ें, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब आ जाते हैं 112A, ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड है। इसमें क्या खास बात है, इसमें ये बात है कि इसमें 10% है रेट, पहले तो ये बात है, और 10% विदाउट इंडेक्सिंग है, ठीक है। तो 10% विदाउट इंडेक्सिंग है, ये तो पहले भी था ना एक जगह पर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक बात और है, वो ये कि यहाँ मैंने शायद थोड़ा सा मैं लिखना भूल गई, लेकिन मैं आपको याद दिला देती हूँ। ये वो वाली एसेट्स, ये वो वाली यूनिट्स हैं जो हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में डिफ़ाइन की थी। मैं आपको याद दिला देती हूँ, इक्विटी ओरिएंटेड फंड के यूनिट्स, किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स या बिज़नेस ट्रस्ट के यूनिट्स अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं, ये 3 ऑप्शन आपको बता दिए, इनमें से कोई किसी भी के यूनिट्स आप ट्रांसफ़र करते हैं और उससे अगर आपको कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होता है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो वो 112A 112 सेक्शन ए जो है ए में आता है, ठीक है। और इसके ऊपर 10% ही है विदाउट इंडेक्सिंग, लेकिन पहला 1 लाख आपका एग्जेम्प्टेड है। मतलब अगर आपका जो आपको लॉन्ग इनकम आई है, मान लीजिए मेरी इनकम मुझे 3 लाख रुपए मिली है इस लॉन्ग टर्म एसेट को ट्रांसफ़र करने से, ठीक है, यूनिट्स को ट्रांसफ़र करने से, तो मेरे को 3 लाख में से 1 लाख तो एग्जाम्प्ट हो गया, बाकी के 2 लाख मुझे उसके ऊपर 10% से यानी 20,000 मैं टैक्स दे दूँगी, ठीक है। सरचार्ज वही रेट है 10, 15, 25, 37, ये इसलिए मैंने यहाँ भी लिखा है, वैसे ज़रूरत नहीं थी, बट थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक ही हेड की इनकम है और वो लॉन्ग टर्म ही है और वो अंडर सेक्शन यही है, तो फिर आपको सरचार्ज का पता होना चाहिए ना। तो सरचार्ज वही 10%, 15, 25, 37, यानी अगर हमारी 50 लाख से ज़्यादा इनकम है बट 1 करोड़ से नीचे है तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो 15, 2 से 5 के बीच में है 25, एंड द बैलेंस, और मतलब 5 से ऊपर है दैन 37% आपको सरचार्ज देना होगा। और अकॉर्डिंगली हमारा मार्जिनल रिलीफ भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है, हम कैलकुलेशन करते हैं उसके हिसाब से। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वही 4% रहेगा। एक ख़ास बात कि अंडर सेक्शन 87A में जो हमने 12,500 की रिबेट के बारे में ज़िक्र किया था कि अगर हमारी टोटल इनकम 5 लाख से नीचे है या 5 लाख ही है, 5 लाख या 5 लाख से नीचे है, तो हमें 12,500 रुपये तक की डिडक्शन मिल जाती है। बट ये वाली बात इस वाली इनकम पर लागू नहीं होगी। मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए अगर आपकी टोटल इनकम ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की है और कोई हेड से कोई भी और इनकम नहीं है, 1%, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर वो मान लीजिए आपका आता है 4,20,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है, ठीक है, तो आपको ये 1 लाख की तो एग्जम्पशन यहाँ मिल जाएगी, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको ये रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि ये रिबेट इस इनकम पर लागू नहीं होती। मतलब ना तो इस पर होती है ना इस सेक्शन में होती है, ये इसीलिए ये वाला पॉइंट मैंने आपको यहाँ मेंशन करके बताया है।